नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। तो मित्रों, हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था में टॉपिक चल रहा है विधान परिषद और विधानसभा, यानी भाग 6 चल रहा है। उसके संबंधित हम जानकारी लेंगे। इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री टॉपिक राज्यपाल हो चुका है, और आज हम बात करेंगे विधान परिषद, और राज्य का मंत्रिमंडल भी हो चुका है। आज हम बात आगे कर रहे हैं। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है विधान परिषद और विधानसभा। तो विधान परिषद व विधानसभा होता क्या है, पहले तो अपने इनकी तुलना करके देखेंगे कि ये तुलना में किस तरीके से है। इनका देखेंगे कि ये किस किस तरीके क्या क्या शक्तियां रखती हैं ये अपने संदर्भ में, तो उनके बारे में बात करते हैं। चलिए जी, दोनों की इकट्ठी तुलना करेंगे जी। इस विधान परिषद और विधान सभा दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो जो विधान परिषद है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें यह कहा गया कि विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन एवं द्वितीय सदन होता है। देखिए जी, जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है उसी प्रकार राज्य के अंदर भी क्या होता है, विधान परिषद होता है। ये बिल्कुल राज्यसभा के समान होता है। जिस तरीके से राज्यसभा उच्च सदन होता है, ये भी उच्च सदन होता है राज्य का। तो ये द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, इस बात का ध्यान रखना। जबकि जो विधानसभा है वो क्या है, विधानसभा राज्य विधानमंडल का नियमन सदन है। जैसे लोकसभा होती है वैसे विधानसभा होती है, और ये प्रथम सदन होता है। लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है, ये लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष चुना जाता है। कुछ प्रत्यक्ष होते हैं इसमें, कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं। वो कौन से होते हैं उसके बारे में अपने आगे चर्चा करेंगे। तो विधान परिषद जो है वो द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, बड़ा सदन है। जबकि विधानसभा है जो निम्न सदन है, प्रथम सदन है। इस बात का ध्यान रखना जी। अगला बिंदु हम देखते हैं कि जो विधान परिषद के सदस्यों को निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन होता है, उनकी जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं। जबकि विधानसभा के सदस्यों के जो चुनाव होते हैं वो निर्वाचन होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। और आगे हम बात करें कि जो विधान सभा के सदस्य होते हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत की पद्धति से चुने जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, चुने जाते हैं। जबकि विधान परिषद के सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं। यानी इनका जो मत होता है वो अनुपात में होता है। इसमें एक व्यक्ति एक वोट, इसमें एक व्यक्ति कई वोट होते हैं। वो अनुपात होता है वोटों का, उस हिसाब से वोट डालते हैं। यानी विधान परिषद में जो वोट डलते हैं वो डलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर। जबकि विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर जो हमारा बहुमत पद्धति होती है। आगे हम बात कर रहे हैं जो विधान परिषद के अंदर बात करें। विधान परिषद के अंदर हम बात करें कि विधान परिषद के स्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता। देखिए जी, ये एक स्थायी निकाय है, यानी स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। परंतु जब राज्य को ऐसे लगे कि हमें इसको समाप्त करना है, तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति के बाद में सेवानिवृत्त होते हैं। देखिए जी, वो पहले वाली बात रह गई है भी। जब किसी राज्य में भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद को। जैसे राज्यसभा तो ना भंग होती है ना समाप्त होती है, लेकिन विधान परिषद भंग तो नहीं कह सकते लेकिन समाप्त जरूर हो सकती है। किसी राज्य में अगर विधान परिषद है, अगर वो उसे समाप्त करना चाहती है, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, भंग नहीं होगी। भंग का मतलब होता है कि दोबारा से चुनी जाए, ये बात होती है जी। और इसके जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं ये एक स्थायी सदन है। यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी उसके बाद बदलते रहते हैं, इस प्रकार चलते रहते हैं, और उसकी जगह पर नए सदस्य आते हैं विधान परिषद में। जबकि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, परंतु 5 वर्ष से पूर्व भी, परंतु पूर्णकाल पूरा होने से पहले भी मुख्यमंत्री की परामर्श पर राज्यपाल क्या करता है, इसे भंग भी कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री उसे सलाह करे, परामर्श दे दी कि राज्यपाल को कि आप जो विधानसभा है उसको भंग कर दीजिए, तो पहले भी भंग कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष।
आगे हम बात करते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, देखिए यहाँ बात रखना, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। वैसे ये स्थायी सदन है, इसमें प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, उसकी जगह पर नए आ जाते हैं 1/3 सदस्य। तो ये एक स्थायी सदन है, द्वितीय सदन है। लेकिन इनके जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष है, और इसके जो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है, और विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष है जी। आगे हम बात कर रहे हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद कहता है कि सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 होती है। अब यहाँ कहा गया है कि जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या निर्भर करती है जिस राज्य की विधानसभा है, उस राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य हैं, जितने सदस्य हैं उसका 1/3 सदस्य विधान परिषद सदस्य होंगे। मान लीजिए अगर किसी राज्य की 100 विधानसभा की सीटें हैं तो उसके विधान परिषद की सीटें होंगी 33। इस बात का ध्यान रखना जी। परंतु एक बात यह भी कही गई है, 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ये बात भी कही गई है कि विधान परिषद में 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ये भी बात कही गई है। लेकिन अपवाद स्वरूप 1-2 है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद विधानसभा के अंदर सदस्य कितने हो सकते हैं, अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। सबसे बड़ी विधानसभा किसकी है, यूपी की है जी, 403 सदस्य हैं। जबकि कम से कम कितने विधानसभा सदस्य होने आवश्यक है जी, 60 होने चाहिए जी, इससे कम नहीं होने चाहिए। लेकिन अपवाद स्वरूप 2-3 राज्य हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे जिनकी विधानसभा की सीटें कम है, लेकिन कम से कम 60 होनी चाहिए, अधिक से अधिक 500 हो जानी चाहिए, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना जी विधानसभा में। आगे हम बात करें विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है, यानी यहाँ पर कुछ विशेष वर्ग होते हैं जो चुनकर विधान परिषद में आते हैं, जबकि विधानसभा में सभी जनता के लिए खुला होता है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है जी विधानसभा में, जबकि ये विशेष वर्गों के लिए होता है, अलग अलग है। जैसे टीचर्स के लिए है, समाज सेवी के लिए है, उनके लिए जी, कला साहित्य के आधार पर। आगे विधान परिषद कहता है कि विधान परिषद में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर विधान परिषद के अंदर जो भी मंत्री होता है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता और उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। वह मंत्री परिषद के कार्यों की जांच की आलोचना नहीं कर सकता है, और जो प्रश्न वह प्रश्न पूर्वक प्रश्न पूछकर स्थगन प्रस्ताव जो दे रखे हैं, स्थगन प्रस्ताव किया जा सकता है। ये तो है विधान परिषद की बातें। जबकि विधानसभा की बात क्या है, विधानसभा में क्या है, विधानसभा के मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। कहने का मतलब सीधा है कि जो विधानसभा के सदस्य उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, विधान परिषद के सदस्यों पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता। इस बात का ध्यान रखना जी। आगे बात कही गई है कि धन विधेयक की विधान परिषद में प्रस्ताव नहीं किया जा सकता, यानी धन विधेयक को कभी भी विधान परिषद में नहीं रखा जाता, उसको रखा जाता है विधानसभा में। यानी विधानसभा की शक्ति है धन विधेयक, बजट की शक्ति विधानसभा की है। इस बात का ध्यान रखना जी। आगे बात कर रहे हैं विधान परिषद के जो सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। एक बात का ध्यान रखना, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति की मतदान निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य सभी निर्वाचित सदस्य हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में गठित निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। और जबकि हम बात करें विधान परिषद के बारे में, तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग ले सकते हैं, विधानसभा वाले ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना जी। आगे हम बात करेंगे, ये तो हो गई जी विधानसभा और विधान परिषद के बारे में चर्चा कि इसमें इनमें फ़र्क क्या होता है जी। तो इनके बारे में अपने देखा, इनकी दोनों की तुलना की। अब हम बात करेंगे विधानसभा की संरचना और उसके बाद में विधान परिषद की संरचना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर ऑफ असेंबली है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या है। तो चलिए अपने आगे बात करते हैं विधानसभा और विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना स्ट्रक्चर किस तरीके का है उसको उस तरीके से देखते हैं जी। अब हम बात कर रहे हैं
सबसे पहले बात कर रहे हैं विधानमंडल के निचले सदन के बारे में। यानी विधानमंडल के निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है। इस सदन के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी इसमें जो विधानसभा में सदस्य चुने जाते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी जनता उन्हें सीधा वोट डालती है। इस बात का ध्यान रखना जी। आगे हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 170 के अनुसार क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 170 क्या कहता है। अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी राज्य की विधानसभा के अधिक से अधिक 500 सदस्य या कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 133 दोनों क्या कहते हैं, अधिक से अधिक तो विधानसभा के सदस्य 500 हो सकते हैं, जैसे यूपी के 403 है, और कम से कम 60 होने चाहिए, 60 से कम नहीं होने चाहिए। लेकिन अपवाद स्वरूप एक दो राज्य हैं जिनकी 60 से कम है विधानसभा की सीटें, वो आगे चर्चा करते हैं किसकी कम है। आगे हम बात कर रहे हैं विधानसभा की जो सदस्य संख्या होती है राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। जैसे जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उस राज्य की उसी हिसाब से सीटें तय की जाती है। विधानसभाओं के जो सदस्यों की संख्या निर्धारित करते समय जनसंख्या के आंकड़े लिए जाते हैं, यानी उसकी जो सीटें तय करनी उसके लिए जनसंख्या आधार रखा जाता है कि यहाँ पर इतनी जनसंख्या है तो इसकी कितनी सीटें होनी चाहिए। जो पिछली जनगणना के जो प्रकाशित आंकड़े होते हैं उसी के आधार पर रखे जाते हैं। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है, ये तो अपने को पता ही है। 2011 में हुई थी और अब 2021 में होगी। और इसके बाद प्रत्येक जनगणना के पश्चात में परिसीमन आयोग नियुक्त किया जाता है। परिसीमन क्या होता है कि उसका क्षेत्र नियुक्त किया जाता है कि इतने क्षेत्र में इतनी जनसंख्या, तो वो परिसीमन बोलते हैं। जिस तरीके से ये राज्य है तो राज्य के अंदर परिसीमन कर दिया जाता है, इस तरीके से बांट दिया जाता है कि इसमें इतनी सीटें, यहाँ पर ये विधायक, इस पर ये इतनी विधानसभा की सीटें, उसे परिसीमन करना कहते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं आयोग जनसंख्या के नए आंकड़ों के अनुसार चुनाव क्षेत्रों का नया रूप प्रदान करता है, यानी नया परिसीमन करता है। इस बात का भी ध्यान रखता है। ये बात कहता है अनुच्छेद नंबर 370(3) कहता है। आगे हम बात कर रहे हैं 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था। देखिए जी, 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था जी, प्रावधान किया गया था। और उसके बाद में 2000 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना का प्रत्येक राज्य चुनाव क्षेत्रों के विभाजन के लिए वही आंकड़े प्रमाणित होंगे जो 1971 की जनगणना निश्चित की है। तो कहने का मतलब है विधानसभा के जो सीटें निर्धारित की गई है उसका आधार वर्ष क्या है, जनगणना का 1971 रखा गया है। 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का होगा आकलन, और ये कब 2026 तक ये यथावत रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। 2026 के बाद में आंकड़े बदलेंगे इसके। 2026 तक जो जनसंख्या का आधार है, मान लीजिए जिस राज्य की जनसंख्या 1971 के अंदर जितनी थी ना, उस आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है, अब वाले के हिसाब से नहीं है। इस बात का ध्यान रखना जी। आगे हम बात कर रहे हैं इस प्रकार विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के लिए भी स्थान आरक्षित किए गए, यानी रिजर्वेशन दिया गया है। वर्ष 2000 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना तक वही आंकड़े रहेंगे, यानी वही स्थान रिजर्व रहेंगे जो 1971 की जनगणना के आधार पर थे। यानी जो आधार वर्ष है 1971 रखा गया है। हमने 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत सरकार को यह अधिकार भी दे दिया कि वह विधानसभा के जो क्षेत्र हैं उनका वो परिसीमन कर सकता है, तुलनात्मक पुनर्निर्धारण कर सकता है, जनगणना का आधार ले सकता है। लेकिन बाद में हमने 87वां संविधान संशोधन 2003 में किया, और उसके आधार पर 87वें संविधान संशोधन के आधार पर हमने क्या कहा कि निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण 2001 की जनगणना के हिसाब से करने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन बाद में हमने उसको भी बदल दिया और हमने क्या किया, हमने कहा कि 2026 तक सीटें यथावत उतनी बनी रहेंगी, यानी जो आधार वर्ष रहेगा 1971 रहेगा। सीधी सी बात है जी, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सीटें रहेंगी 2026 तक वही रहेंगी, उसके बाद बदलेंगी। कि जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं, 2026 के बाद में 300 हो या 250 हो, वो उस बात पर निर्भर करता है। और इसमें यह कहा गया है कि एक एंग्लो इंडियन क्या होता है, एक यूरोपीय माता पिता में से एक यूरोपियन हो और एक भारतीय हो, उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। एंग्लो इंडियन जाति को यदि किसी राज्य में चुनाव का प्रतिनिधित्व, देखिए
प्रतिनिधित्व ना मिले तो राज्यपाल अपनी स्वेच्छा से सविवेक से एक सदस्य को एंग्लो इंडियन को अपने विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। इस बात का ध्यान रखता है। और ये किस अधिकार के तहत? अनुच्छेद 333 के अनुसार वो कर सकता है। और क्या कहता है अनुच्छेद 191 1 और 2 क्या कहते हैं, जिसके अंदर उपबंध यह प्रश्न उठता है कि किसी भी राज्य के अंदर विधानमंडल का सदस्य अनुच्छेद 191 के अंतर्गत अयोग्यता से ग्रस्त हो या नहीं हो, वह प्रश्न राज्यपाल को निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यानी किसी भी विधानसभा के सदस्य पर अगर योग्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न उठता है तो उसका निर्धारण राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार अंतिम निर्णय देता है। अनुच्छेद नंबर 191 के तहत 44वां संविधान संशोधन होता है। उसके अनुसार राज्यपाल ऐसे प्रश्न का निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा और आयोग की सलाह पर राज्यपाल आबाद कर देगा। यानी निर्वाचन आयोग सलाह देगा और उसके बाद में जो निर्णय होगा वो लेगा राज्यपाल। उसे सलाह लेना अनिवार्य कर दिया था। ये अनुच्छेद 152 के तहत ये बात कही गई है। उसके बाद जो अगली है, गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा में गणपूर्ति बताई गई है अनुच्छेद नंबर 189(3) के अनुसार, जब तक राज्य का विधानमंडल अन्यथा उपबंध न करे तब तक अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य है। यानी 10 सदस्यों की गणपूर्ति होना आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखना। और सदन की जितनी कुल संख्या है उसका 10वां भाग, मान लीजिए 100 सदस्य है तो जब 10 सदस्य आ गए तो वो अधिवेशन प्रारंभ किया जा सकता है। उससे कम हो तो नहीं है, ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। अगर 200 है, 200 का 10वां भाग होता है, 20 सदस्य आ जाएं तो अधिवेशन शुरू किया जा सकता है, वो शुरू माना जाएगा। और उसके बाद बात की जाती है कि गणपूर्ति के अभाव में, जब गणपूर्ति के अभाव में स्पीकर सदन को स्थगित कर सकता है, अधिवेशन को तब तक निलंबित कर सकता है जब तक गणपूर्ति पूरी ना हो। मान लीजिए 10वां भाग नहीं आई, यानी राजस्थान के 200 सदस्यों में से 200 सदस्य हैं और सदन में 20 सदस्य नहीं पहुंचे तो जो स्पीकर होगा वो उसे स्थगित कर देगा, लंबित कर देगा। जब तक 20 पूरे नहीं होते हैं तब तक ये आगे की कार्रवाइयाँ, अधिवेशन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जैसे ही 20 सदस्य आ गए, 21-22 जितने भी आ गए तो वो कार्रवाई पूर्ण रूप से सुचारू कर देगा। तो ये गणपूर्ति से संबंधित है। 1/10वां भाग होना जरूरी है जी, तो उससे संबंधित है। तो ये विधानसभा व विधान परिषद के अंदर अंतर बताया और उसके बाद में मैंने विधानसभा की संरचना बताई। अगर आप इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, आपको निश्चित रूप से इसका उत्तर मिलेगा। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे विधानसभा की जो शक्तियां हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद विधानसभा के सदस्यों के पास जो विशेषाधिकार हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो बड़ी हो जाती है इसीलिए हमें थोड़ा सा शॉर्ट में करना पड़ेगा। तो ये पहला पार्ट है, इसका अगला पार्ट ज़रूर देखना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।